Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Properties of Indifference Curve. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इनडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि इनडिफरेंस कर्व का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स all possible combinations of two goods which provide the same total satisfaction to the consumer. यानी कि दो गुड्स के रेफरेंस में उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि हर एक कॉम्बिनेशन जब कंज्यूमर को सेम टोटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसके बेसिस पर हम जिस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्व इनडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनडिफरेंस कर्व के हर पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। कॉम्बिनेशन तो चेंज हो जाएगा लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनडिफरेंस कर्व की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एन आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो आईसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है उसकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करी है इसमें हम दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। अब आपने एक कॉम्बिनेशन यूज़ करा जिसमें मान लीजिए एक कमोडिटी की आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी और दूसरी कमोडिटी की आपने 30 यूनिट्स कंज्यूम करी, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है तो आप क्या करोगे, एक कमोडिटी की यूनिट को इंक्रीज करोगे, 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया, तो दूसरी की यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी, आपको डिक्रीज करनी ही पड़ेंगी क्योंकि एक की इंक्रीज कर रहे हो और अगर दूसरी की आप सेम रखते हो तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो बढ़ जाएगा। सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी की यूनिट को कम करना ही होगा। तो मान लीजिए कि दूसरी की आपने 6 यूनिट कम कर दी और 24 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, अब सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगेन आपने पहली कमोडिटी की 1 यूनिट और बढ़ा दी, 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया उसको, तो जो दूसरी कमोडिटी है उसकी आपने पहले तो 30 से कर दी थी 24, अब आपने 24 से कर दी उसकी घटाकर 19, तो एक की यूनिट आप बढ़ा रहे हो और दूसरी की यूनिट क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? जिससे कि सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। तो जब मैं दोनों कमोडिटीज की यूनिट्स को कंपेयर करता हूं तो उसमें कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे, इनवर्स, क्योंकि एक की यूनिट्स बढ़ रही हैं तो दूसरी की यूनिट्स कम हो रही हैं। तो क्योंकि दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, जो कमोडिटीज हैं, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है और जब दो वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तो उनका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी वजह से इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी की बात। कम टू द सेकंड वन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एन आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। हमेशा कॉन्वेक्स होती है ऑरिजिन को। यानी कि कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स का मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन। एक से होती है कॉन्केव और एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। कॉन्वेक्स क्यों होती है? क्योंकि हमने एमआरएस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यहाँ मैंने ग्राफ पे भी शो करा है, इस ग्राफ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक्स एक्सेस पर गुड एक्स को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सेस पर गुड वाई को रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया इनडिफरेंस कर्व। जब 1 यूनिट गुड एक्स की है तो 30 यूनिट्स गुड वाई की है। 1 यूनिट एक्स की आपने बढ़ाई तो आपने इसकी 6 यूनिट्स कम करी, 24 यूनिट रह गई गुड वाई की, ठीक है। ऐसे आपने 1 यूनिट गुड एक्स की बढ़ाई तो नेक्स्ट कितनी रह गई वाई की, 19 यूनिट्स। अगले कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट्स गुड एक्स की हैं तो 15 यूनिट्स गुड वाई की हैं। अगले कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट्स गुड एक्स की हैं तो 12 यूनिट्स गुड वाई की हैं। और लास्ट कॉम्बिनेशन में 6 यूनिट्स अगर गुड एक्स की हैं तो 10 यूनिट्स गुड वाई की हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लगातार ये रेशियो डिफाइन करा हमने पहले। तो पहले केस में रेशियो आया 6:1, यानी कि अगर 1 यूनिट आप बढ़ा रहे हो गुड एक्स की तो 6 यूनिट्स कम कर रहे हो, तो ये रेशियो रहा 6:1 का। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ये रेशियो रह गया 5:1 का, क्योंकि आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, 24 से 19 रह गई तो डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का आ गया। नेक्स्ट में ये डिफरेंस रह गया 4 का, तो रेशियो कितना रह गया 4:1 का। नेक्स्ट में रेशियो आ गया 3:1 का, नेक्स्ट में रेशियो आ गया 2:1 का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रेशियो है वो लगातार क्या हो रहा है, ये रेशियो लगातार डिक्रीज हो रहा है। और जब स्लोप के रेफरेंस में जो वैल्यूज है वो लगातार जब डिक्रीज हो रही होती हैं तो ये कॉन्वेक्स नेचर को डिफाइन करता है। अगर ये वैल्यूज लगातार इंक्रीज हो रही होती हैं, मान लीजिए पहले 2:1 होता, फिर 3:1 हो जाता, फिर 4:1, फिर 5:1, 6:1, तो ये कॉन्केव नेचर को डिफाइन करता। और अगर ये कांस्टेंट रहता तो ये स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है,
ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से इसका जो नेचर है वो क्या है, कॉन्वेक्स, इट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये इंडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स नेचर को डिफाइन करता है। क्लियर हो गया? तो कॉन्वेक्स नेचर का मेन कॉज क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी, नॉट द लास्ट, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड दिस इज द इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेलल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करा मैंने, यहाँ मैंने एक्स एक्सेस पर गुड एक्स को कंसीडर किया है और गुड वाई पर, और वाई एक्सेस पर गुड वाई को कंसीडर किया है। ठीक है, ये है आपका IC1 कर्व, ये है आपका IC1 कर्व, और ये है आपका IC2 कर्व। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इंटरसेक्ट कर दिया किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब कंडीशन क्या है, अगर ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए पॉइंट पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, चाहे मैं IC1 कर्व की बात करूं लेकिन IC2 कर्व की बात करूं। बट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, लेकिन ये किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट साइड में इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करते चले जाते हैं, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाता है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग IC2 कर्व पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लेकिन ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने की वजह से ये सेटिस्फैक्शन सेम हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहला रीजन। दूसरा रीजन तो समझते हैं इसको, है ना, सी पॉइंट और ये बी पॉइंट। सी पॉइंट कहाँ है, IC1 कर्व पर, और बी पॉइंट कहाँ है, IC2 कर्व पर। जब इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्ट करने के बाद IC1 कर्व तो आ गया ऊपर और IC2 कर्व चला गया नीचे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो IC1 कर्व पर सेटिस्फैक्शन क्या होगा, कम होगा, और IC2 कर्व पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि सी पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और बी पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन कम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना ही एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे। Clear? The next property of indifference curve, an higher indifference curve indicates a higher level of satisfaction as compared to a lower indifference curve. यानी कि जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ फॉलो करते हैं, तो उस केस में जो लोअर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर सेटिस्फैक्शन कम होगा, और जो हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर गुड एक्स और गुड वाई को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हुए इसके रेफरेंस में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को रिप्रेजेंट किया है, IC1, IC2 एंड IC3। तो इन इंडिफरेंस कर्व में IC1 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, IC2 पर IC1 से ज़्यादा होगा, और IC3 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों के कंपेरिजन में। यानी कि अगर मैं IC1 कर्व के पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करूंगा तो दोनों पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। IC2 कर्व के पॉइंट सी और डी पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, और पॉइंट ई पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। सी पर सेटिस्फैक्शन ए और बी से ज़्यादा होगा, डी पर भी सेटिस्फैक्शन ए और बी से ज़्यादा होगा, ई पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो इन चारों ए बी सी और डी इन चारों पॉइंट से सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो IC3 कर्व है वो हायर लेवल पर है और इस पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन IC डज नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, चाहे वो एक्स एक्सेस की बात करें चाहे हम वाई एक्सेस की बात करें, कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्यों है ऐसा? मान लिया कि IC1 कर्व है जो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि IC1 कर्व ने एक्स एक्सेस को टच करा, तो जिस पॉइंट पर टच किया उस पॉइंट पर गुड एक्स की क्वांटिटी तो कंज्यूम हो रही है कंज्यूमर के द्वारा, लेकिन गुड वाई की क्वांटिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। जबकि हम क्या मानते हैं कि गुड एक्स और गुड वाई दोनों की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर होनी चाहिए, किसी भी क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये एक्स एक्स को टच करता है तो गुड वाई की क्वांटिटी 0 हो जाती है, और अगर मान लीजिए IC2 कर्व है ये वाई एक्सेस पर टच कर रहा है, तो वाई एक्सेस पर टच करेगा तो गुड वाई की तो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा कंज्यूमर इस कर्व के अकॉर्डिंग, लेकिन
x की क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो किसी भी कंडीशन में ना तो गुड x की और ना ही गुड y की क्वांटिटी 0 हो सकती है। कुछ ना कुछ क्वांटिटी दोनों की अवेलेबल होनी जरूरी है। इसी वजह से कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट। आगे बात समझ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व। किन्हीं भी दो इंडिफरेंस कर्व के बीच में नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स पॉसिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने दो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिए तो केवल वही दो इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल होंगे। मान लीजिए मैंने दो कर्व ड्रॉ करे यहाँ पर IC1 और IC2। इन दोनों इंडिफरेंस कर्व के बीच में नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे IC डैश, IC डबल डैश, IC ट्रिपल डैश, IC4 डैश। इस तरह से मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को किन्हीं भी दो इंडिफरेंस कर्व के बीच में ड्रॉ कर सकता हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लास्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व में जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है अगर वो सेम है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS दोनों में सेम है, तब तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर MRS सेम नहीं है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों ही इंडिफरेंस कर्व का अलग अलग है, तो उस केस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। हाँ, ये पॉइंट जरूर रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में टच नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। They may be or may not be parallel to each other, but they will not touch either of the indifference curve. किसी भी इंडिफरेंस कर्व को कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से टच नहीं करेगा। That is also the condition. So these all are the different properties of indifference curves. Thank you.